अनुभव की भी कमी थी। पहली बार जीत कर गए, भारत सरकार में मंत्री बन गए। देखिए, साधारण कोई एक व्यक्ति दुकान भी खोलता है तो साल 2 साल सीखने में चला जाता है। दुकान घाटा में चलती है साल 2 साल, और वही व्यक्ति जब थोड़ा अनुभवी हो जाता है, वही दुकान जो पहले घाटा में चलती थी फिर लाभ में चलने लगता है। तो शुरुआत में किसी के लिए भी, किसी क्षेत्र में आदमी काम करे, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है। तो उस वक्त बिल्कुल अनुभव नहीं था। अब तो 5 साल भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, और मंत्री नहीं भी है तो 10 साल हुआ तब से लेकर अब तक। यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों को मालूम है, आप सब लोगों ने देखा भी है, इन 10 वर्षों में मेरे राजनीतिक जीवन में काफी कुछ उतार चढ़ाव आया है, और इस उतार चढ़ाव से भी आदमी सीखता है। तो मुझको सीखने का बहुत मौका मिला, अवसर मिला। तो उस वक्त और आज में अंतर है। दूसरा है कि उस वक्त इलाका से पहली बार जब 14 में हम आए थे तो इलाका से हम बिल्कुल अपरिचित थे। हम भी अपरिचित थे और आप भी उपेंद्र कुशवाहा से बिल्कुल अपरिचित थे, और उसके बावजूद आप सब लोगों ने मुझको जिताकर भेज दिया था। यह जो ऋण है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, इस ऋण के लिए उपेंद्र कुशवाहा तो आजीवन आपका आभारी है और रहेगा। लेकिन उस वक्त हम यह कहना चाहते हैं कि उस समय बिल्कुल एक दूसरे से हम अनजान थे। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज तो इलाका की कहाँ की क्या समस्या है यह भी मुझको लगभग हर जगह के बारे में जानकारी है। लोगों से व्यक्तिगत संबंध भी, उस समय एक आदमी से संबंध नहीं था, अभी तो अनेक आदमी से हर जगह संबंध है। और आपको भी मेरे बारे में जानकारी है। उस समय भले जानकारी नहीं रही हो, लेकिन आज तो जानकारी कम से कम इतनी है कि उपेंद्र कुशवाहा चोर है, बेईमान है, अच्छा है, खराब है। इतनी जानकारी तो आपको मेरे बारे में भी हो गई है। तो हम एक दूसरे के बारे में अवगत भी हो गए हैं। और तीसरी जो एक बड़ी कठिनाई उस समय काम करने में हुई, 2014 में एनडीए की सरकार दिल्ली में तो बन गई, लेकिन 15 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो महागठबंधन की सरकार पटना में बन गई। अब उसके चलते काम करने में बड़ी कठिनाई है। देखिए, सरकार जिसकी रहती है, प्रतिनिधि अगर उसी गठबंधन या पार्टी का होता है तो काम करने में आसानी होती है। तो दिल्ली से तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, जो कुछ हमने किया है। लेकिन भारत की सरकार में रहते हुए कोई मंत्री हो, साधारण एमपी हो, कुछ भी करना हो तो अधिकांश काम तो राज्य सरकार के द्वारा ही कराना पड़ता है। सड़क बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, स्कूल का बिल्डिंग बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, यह सब काम भारत सरकार सीधे नहीं करती, राज्य की सरकार से ही कराना पड़ता है। और राज्य की सरकार क्योंकि विपरीत हो गई थी तो कोशिश करने के बावजूद उस वक्त कठिनाई हुई थी। लेकिन इस वक्त वह कठिनाई नहीं है। इस वक्त तो दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, और 100% से ज्यादा गारंटी इस बात की कि फिर एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी, एकदम बिल्कुल गारंटी। और फिर 2025 में थोड़ा जल्दी बोलना, और 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो विधानसभा चुनाव में भी नए स्वरूप में एनडीए की सरकार पटना में बनेगी, यह भी बिल्कुल तय है। तो अब इस बार उस तरह की कठिनाई नहीं होगी। दिल्ली में एनडीए, पटना में एनडीए, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से आप सब लोगों ने मुझको आशीर्वाद दिया, तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक एनडीए एनडीए एनडीए। अब कहाँ कठिनाई हुई? तो उस वक्त यह कठिनाई थी, आज यह कठिनाई नहीं। इसलिए इन तमाम कारणों से हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस वक्त और उस वक्त में अंतर है। इसलिए इस बार हम बेहतर सेवा करेंगे, जितना मौका मिला। देखिए, अब उन चीजों की चर्चा करें तो वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन एक आध चीज की चर्चा हम करना चाहेंगे। शिक्षा विभाग का दायित्व तो मेरे ऊपर आया, और ऐसा विभाग जिस विभाग से मेरी रुचि सबसे ज्यादा रहती है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो मेरी रुचि बहुत रहती है। संयोग से वही शिक्षा विभाग मुझको मिल गया। इस शिक्षा विभाग में रहती है मेरे हाथ में ताकत आई कि जिस बच्चा का नाम हम चाहते उस समय भारत के किसी केंद्रीय विद्यालय में लिखवाना तो हम लिखवा सकते थे। 3-4 वर्षों में, उस समय जब तक हम मंत्री रहे, शुरू से लेकर अंत तक, 10, 20, 50, 100 नहीं,
लगभग 7-8 हजार बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में हमने लिखवाया। अपने लोकसभा क्षेत्र में 7-8 हजार बच्चों का, बाहर भी कुछ हुआ उसको छोड़ दीजिए। अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 7-8 हजार बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में लिखाया। और केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ सासाराम औरंगाबाद में नहीं, जहां जहां हिंदुस्तान में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं, चाहे पटना हो, बनारस हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, सभी जगह केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का नाम लिखाया। जिन लोगों ने भी केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखाने की जिज्ञासा प्रकट की, अपवाद के रूप में कुछ हो सकता है कि छूट गया हो, हर जगह अपवाद होता है, तो कुछ गलती से या किसी कारण से कुछ छूट गया हो, लेकिन जितने लोगों ने कहा अधिकांश लोगों के बच्चों का नामांकन हुआ। और जिस वक्त नामांकन हम करवा रहे थे, उस वक्त जो कागज आप लोगों के बीच से हमारे यहाँ आता था, उस कागज को कभी हमने यहाँ नहीं देखा कि जो आदमी आवेदन दे रहा है वह किस जात का है और किस धर्म का है, हमने कभी नहीं देखा। सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र का पता देखा और केंद्रीय विद्यालय में नामांकन हमने कराया। केंद्रीय विद्यालय सासाराम का चल रहा था, एक छोटा सा बिल्डिंग में, मिडिल स्कूल में एक चल रहा था। 400-500 विद्यार्थी किसी तरह से पढ़ रहा था। हमको उस समय हमारे अधिकारियों ने दिल्ली में कहा कि सर अब यह विद्यालय बंद हो जाएगा अगर भवन का कोई रास्ता नहीं निकाला गया। हमने कहा कि भैया बंद करने का निर्णय तो गलत हो जाएगा, मेरे क्षेत्र के लोग क्या कहेंगे। तो उस वक्त हमने तुरंत जो भी औपचारिकता थी उसको पूरा करते हुए खुद ही केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया सासाराम में। और सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, 2-2.5 साल में किसी तरह से उन लोगों के पीछे लग करके उसका निर्माण काम भी पूरा हुआ और खुद हमने ही उसका उद्घाटन किया। और जिस केंद्रीय विद्यालय में 400-500 बच्चे मात्र पढ़ते थे, बंद होने के कगार पर था, केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग अपना बन गया। आज हजारों बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय नया खुले, इसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया, नया खुले उसमें, क्योंकि मन के अनुकूल की सरकार पटना में नहीं थी, तो जमीन तो राज्य की सरकार के ही जिम्मे है। भारत की सरकार सब करती है, लेकिन जमीन तो राज्य सरकार ही देती है किसी भी काम का। अब जमीन एक संकट था, कहां से हो, तो हमने कोशिश शुरू की कि कैसे केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। औरंगाबाद इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय हमने स्वीकृत किया, नबी नगर में जो एनपीजीसी की यूनिट है उसमें। और वहाँ क्योंकि एनपीजीसी भारत सरकार की संस्था है, इसलिए उसमें 2018 में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो गया। स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक केंद्रीय विद्यालय वहाँ बन गया। दूसरा केंद्रीय विद्यालय देवकुंड गोह, औरंगाबाद का गोह प्रखंड, उसमें हमने स्वीकृत किया। स्वीकृत करना इसलिए संभव हो गया कि वहाँ सरकार ने जमीन देने से तो मना किया, लेकिन एक महंत जी थे जिनसे जमीन हम लोगों ने डोनेशन में मांगा, 10 एकड़ जमीन उन्होंने डोनेट कर, और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हो गया। लेकिन राज्य सरकार से थोड़ी औपचारिकता रहती है, जो राज्य की सरकार से नहीं हो पाई औपचारिकता, जिस कारण से वह केंद्रीय विद्यालय वहां नहीं खुल पाया। लेकिन आज भी हमने स्वीकृत किया केंद्रीय विद्यालय वहां का, आज भी स्वीकृत है भारत सरकार के फाइल में। कल अनुकूल परिस्थिति आएगी तो केंद्रीय विद्यालय वहां का बन जाएगा, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। इस इलाके में भी, रोहतास जिला में भी और केंद्रीय विद्यालय खुले। हमने बहुत प्रयास किया कि कोई व्यक्ति अगर डोनेशन में जमीन दे दे 5 एकड़ 7 एकड़, तो नहीं संभव था। कोई व्यक्ति निजी जमीन है नहीं देते लोग, तो उसमें क्या करना था, तो नहीं जमीन मिल पाई, जिसके चलते नया केंद्रीय विद्यालय, अफसोस है कि नहीं यहाँ स्वीकृत हो पाया। लेकिन उस तरफ 2 केंद्रीय विद्यालय जो इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है वहाँ हमने किया। तो इस तरह से अब डालमिया नगर का इशू खोलने में तो ज्यादा समय लगेगा। डालमिया नगर को भी हम पटरी पर ला दिए थे, शिलान्यास होने ही वाला था, तब तक हम ही भारत सरकार की मंत्री परिषद से हट गए, वरना उसी समय शिलान्यास हो जाता और अभी तक बनकर तैयार हो गया होता। लंबी प्रक्रिया थी, बहुत व्यवधान था, उस व्यवधान को दूर करते करते लग गया 4 साल। क्या क्या व्यवधान था, अगर हम चर्चा करें तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन वक्त लगेगा इसलिए लंबा नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत व्यवधान था,
तमाम व्यवधान को दूर किया हमने, हम हट गए, इसलिए वही का वही मामला रह गया। अब 5 साल में तो मेरे ऊपर कोई जवाबदेही थी नहीं, हम कर भी नहीं सकते थे, तो इसलिए मामला वही का वही है। इस बार अगर आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो तुरंत ही चुनाव के कुछ ही महीनों के बाद वहां शिलान्यास होगा और इसी कार्यकाल में बनकर वह तैयार होगा। तो इतना सारा काम जो मोटा मोटी काम जिसकी हमने चर्चा की, बाकी छठ घाट बनवाया या सड़क बनवाया, MP फंड, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यह सब काम मंत्री रहते हुए संभव जितना हमसे हुआ हमने किया, और इस बार मौका दीजिएगा तो और बेहतर से बेहतर करेंगे। हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। 14 से 19 तक रहे तो कुछ लोगों के मन में मेरे बारे में भी कुछ शिकायत होगी, कई लोग बोलते भी हैं। एक बात हम अर्ज करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, मेरे बारे में कई बातें जानबूझकर फैलाई जा रही है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि किसी भी चीज की सच्चाई अगर जान लीजिए तब मेरी आलोचना या किसी की आलोचना कीजिए तो कोई बात नहीं। बिना सच्चाई जाने किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मेरे बारे में भी कुछ उसी तरह की बात फैलाई जा रही है विरोधियों की ओर से। कहा जा रहा है कि आपने 10% जो आरक्षण दिया था, भारत की सरकार ने आर्थिक रूप से जो गैर आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको, इसका विरोध किया था। यह हमारे ऊपर आरोप है। जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, यह कोई घर में हमारे आपके घर के कोठरी के अंदर की बात नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बिल आता है। पार्लियामेंट में जो कुछ भी है वहां रिकॉर्ड में कोई भी व्यक्ति जाकर कभी भी देख सकता है। वो इतिहास का पन्ना है, उसमें कोई भी आदमी पता कर सकता है, देख सकता है। जिस वक्त बिल आया था पार्लियामेंट में, हम भारत सरकार की मंत्री परिषद से तो अलग हो गए थे, लेकिन हम MP थे और MP रहते हुए हमने उस बिल के पक्ष में मतदान किया। वो मेरा चैलेंज है, कोई व्यक्ति अगर दिखा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, लेकिन झूठ फैलाने का काम कोई ना करे। कृपा करके उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं। हमने पक्ष में मतदान किया, तो मेरे बारे में कई इस तरह की गलतफहमी और अनर्गल बातें, गलत बातें की जाती है, तो मेरे जैसे आदमी को दुख होता है। भैया कोई आदमी गया, काम नहीं हुआ, बात नहीं हुई, इस तरह की बात कभी हो गई और ऐसा कोई आरोप